Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start some important question which is related to cash flow from operating activities, right? For class 12th, and this is for class 12th and from chapter cash flow statement, and it properly following AS3 accounting standard 3, right? So let's start it without wasting the time. Here is the question. We have to first read the question, then do the question, solution of the question. From the following information, calculate net profit before tax and extraordinary item. This is the first question. We have to find out and calculate net profit before tax and extraordinary item. We have these information. We have to first read. We have given surplus, that is profit and loss balance, opening and closing, dividend paid given for the previous year, interim dividend paid for the during the year, transfer to reserve is given, provision for tax made during the current year is given, refund of tax, loss of inventory due to fire, this is the extraordinary item, and insurance claim received for the above loss, this is also the extraordinary item. Now how we calculate net profit before tax and extraordinary item? Let's start it. Let's see the solution of this. This is the format. You have to write in the left hand side particular, and this is the amount. In the top of the cash flow statement, we have to write calculation of net profit before tax and extraordinary item, right? So net profit as per surplus हम क्या लेंगे? हम closing में से opening को minus करेंगे. Closing balance is 1,18,000. Opening balance is 50,000. 1,18,000 में से 50,000 minus करेंगे, we will get 68,000. राइट उसके बाद हमें कौन कौन सी चीज़ें प्लस करनी है? डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर. ऑलवेज रिमेंबर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड मस्ट बी एड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स पेड विल बी डिडक्टेड. सो एज पर द क्वेश्चन जस्ट चेक इट आउट. डिविडेंड कितना है? प्रपोज डिविडेंड जो कि पे किया जाना है, दैट इज 36,000, राइट? So we have to write here 36,000. After that we have to check out interim dividend. Interim dividend is 45,000. We have to add 45,000 as well. And reserve is 50,000. 50,000 again must be added. And provision for tax made for the year is 75,000. We have to add 75,000 as well. So इन सब चीज़ों को add करने के बाद we will get 2,74,000. आफ्टर दैट वी हैव टू रिड्यूस रिफंड ऑफ टैक्स, दैट इज़ 1,500 माइनस करने के बाद हमारा आया 2,72,500. उसके बाद हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को भी डिस्कस करना है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कि पीएनएल के डेबिट में जाता है, जो एक्सपेंस होता है वो हमारा एड बैक होगा. तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर विच इज़ गिवन, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर दैट इज़ 1 लाख. तो आप 1 लाख को क्या करोगे? 1 लाख को आप माइनस करोगे, सॉरी ऐड करोगे. तो 1 लाख आपने ऐड किया, 2,72,500 में आपने 1 लाख को प्लस किया, वी विल गेट 3,72,500. सेम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर द अबव लॉस, जो हमें अबव लॉस हुआ फायर की वजह से, तो इंश्योरेंस क्लेम था. इंश्योरेंस क्लेम हमारे पास 50,000 था, तो हमने 50,000 को माइनस कर दिया, राइट? तो 3,72,500 में हमने 50,000 माइनस कर दिया, क्योंकि ये हमारे पीएनएल के क्रेडिट साइड में गया होगा. तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, जो कि एक इनकम है, जो कि इंश्योरेंस क्लेम आपने लिया होगा. तो क्लियर होगा. तो 50,000 आपने लिखा, तो टोटल कितना आ गया? 3,22,500. दैट इज़ दी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम कभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे एक प्रॉपर फॉर्मेट है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है बहुत अच्छे से. तो आपको मेरी फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर की वीडियो का, वो भी आपको देखना होगा. उससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी कि हमने किस तरीके से इसमें हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, राइट? ओके, आफ्टर दैट वी विल डू नेक्स्ट पार्ट. Next question is Bisleri Limited was incorporated on 1st April 2021. From the following information you have to calculate net profit before tax and extraordinary item. Bisleri Limited incorporate हुई 15th April 2021 में. कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है जहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करना है.
तो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें सरप्लस गिवन है, इंटरम डिविडेंड गिवन है ड्यूरिंग द ईयर वी आर पेइंग, ट्रांसफर टू रिजर्व इज गिवन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज गिवन, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इज गिवन, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर इज गिवन, and insurance claim received for the loss due to fire is given, proposed dividend for the year is given, right? तो हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। इनमें से कौन कौन सा ऐसा हमने प्रॉफिट में ऐड करना है, हमने इंटरिम डिविडेंड, रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, इन सब चीज़ों को प्लस करना है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे हमने क्या क्या चीज़ें इसमें प्लस की और क्या क्या चीज़ें माइनस करी। लेट्स सी। हाँ, हमारा जो प्रॉफिट है 4,36,000। हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट लेंगे एज पर द सरप्लस दैट इज़ 4,36,000, राइट। हमें इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर हमने पे किया है, तो सीधे सीधे हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए नेट प्रॉफिट जब निकालेंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे 1,62,000। उसके अलावा हमने रिजर्व ट्रांसफ़र किया है 1,00,000, हम 1,00,000 वो भी प्लस करेंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड 1,50,000 वो भी हम प्लस करेंगे। पेड नहीं लेंगे, यहाँ पे जो प्रोविज़न डिक्लेयर किया गया, मेड किया गया करंट ईयर, वो हम लेंगे। तो टोटल हमारा जो है वो आ गया प्रॉफिट 8,48,000। उसके बाद अब हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देखने हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कि डेबिट किए गए एज एन एक्सपेंस, वो हमें प्लस करने हैं। वो हमें दो गिवन है। पहला प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं विच इज़ 50,000, वो हम लेंगे, एंड लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर वो भी हम लेंगे 2,00,000। तो हम 8,48,000 में 2,50,000 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 10,98,000। उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो क्रेडिट हुआ है एज एन इनकम, क्योंकि हमने जो लॉस हुआ था उसके लिए हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया फायर की वजह से, तो हम उसको माइनस करेंगे विच इज़ गिवन 1,00,000। तो 1,00,000 माइनस करेंगे देन हमारा कितना आ जाएगा 9,98,000। अब इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमने प्रपोज डिविडेंड जो ऊपर गिवन था ये हमने क्यों नहीं लिया। प्रपोज डिविडेंड विल बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, राइट। सो इट विल बी अकाउंटेड इन द नेक्स्ट ईयर, नॉट इन दिस ईयर, दैट इज़ वाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग इट। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे लिया, रीज़न प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर दे आर इनकर्ड। जिस साल वो इनकर्ड होते हैं उस साल उनको रिटर्न ऑफ किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। इसीलिए हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करते हैं, क्योंकि ना तो ये इन्वेस्टिंग होती है और ना ही ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, क्योंकि ये हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं होते। रेगुलर ऑर्डिनरी जो हमारा कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन होता है ये उसका पार्ट नहीं होता, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द अनदर क्वेश्चन। That is from the following information calculate operating profit before working capital changes। अभी तक हमने जो कि वहाँ पर हमने नेट प्रॉफिट को निकाला जो कि हमारा बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था। अभी हम जो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जहाँ पर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या क्या हैं उससे पहले का हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें नॉन एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, एडजस्टमेंट्स करनी होंगी हमें नॉन कैश एक्सपेंसेस की और नॉन कैश इनकम की, राइट। सो एज पर द क्वेश्चन व्हाट आर द इंफॉर्मेशन इज गिवन, लेट्स चेक। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इज गिवन। हमें अब पता भी लग चुका है कि हम कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने इस वीडियो में ऊपर जितने भी दो क्वेश्चंस कह रहे हैं उन दोनों क्वेश्चंस में हमें क्लियर हो गया है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट स्टेप में ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले। तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम की। वो किस तरीके से करेंगे वो हम करने वाले हैं। इसके अंदर डेप्रिशिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग गिवन है, गुडविल अमोर्टाइज्ड गिवन है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो डेप्रिशिएशन होता है वो टेंजिबल एसेट पर लगता है, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट। फिक्स्ड एसेट में भी टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो यदि उसकी वैल्यू में किसी भी तरह की फॉल होती है तो वो डेप्रिशिएशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अमोर्टाइज वर्ड जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट के लिए होता है। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, राइट। ना हम उसे देख सकते हैं ना हम उसे टच कर सकते हैं। तो गुडविल भी हमारी एक इंटेंजिबल एसेट है, तो उसकी वैल्यू में फॉल हुआ है जिसे हम अमोर्टाइज कर रहे हैं। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज गिवन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज गिवन, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज गिवन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन। हेयर दीज क्वेश्चंस आर गिवन, these points in this question.
Now how to solve this question? Let's see. First of all, we should know format, particulars, rupees. ऊपर आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट. नाउ net profit before tax and extraordinary item is already given, which is we have written here. We don't have to calculate, already given in the question. Some adjustments are there for non-cash or non-operating items, that are depreciation, interest on borrowing, goodwill amortized, loss on sale of machinery. These four are the non-cash expenses. ठीक है. एक्चुअल में ना तो इनसे कैश इनफ्लो हो रहा है, ना ही कैश आउटफ्लो हो रहा है. ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, और जितना भी नुकसान है वो हम ऐड बैक करेंगे, जो भी इनकम फ़ायदा होगा वो हम माइनस करेंगे. तो हम 2,33,500 में 42,000 प्लस करेंगे, 8,400 प्लस करेंगे, 93,000 प्लस करेंगे, 9,000 प्लस करेंगे. इन सब का टोटल आएगा 68,700. 2,23,500 में 68,700 प्लस किया तो हमारा आ गया 2,92,200. After that we have two non-cash income, that is interest and dividend received on investment, and profit or gain on sale of investment, that is 13,800, 6,000. इन दोनों को प्लस कर लिया हमने तो वो हमारा आ गया 19,800. तो 2,92,200 में हमने माइनस किया 19,800, then we will get 2,72,400. that is the operating profit before working capital changes, right. सो इस तरीके से हमने 2 से 4 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में ऑलमोस्ट डिस्कस किए हैं, जहाँ पर मैंने आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट किया है, राइट. अब हम आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पर हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चंस देखेंगे. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के साथ साथ चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो है वो भी हम करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं. कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो शो करना है, कितना आएगा. सरप्लस 2022 में हमें 1 लाख गिवन है. 2021 में 2 लाख गिवन है. बिल रिसीवेबल 1,80,000 गिवन है, और 2021 में 1,40,000 गिवन है. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि 3,20,000 गिवन है, और 2021 में 3 लाख गिवन है. आउटस्टैंडिंग रेंट 40,000 गिवन है, और 2021 में 16,000 गिवन है. प्रीपेड इंश्योरेंस 2022 में 12,000 गिवन है, और 2021 में 14,000 गिवन है. गुडविल 1,60,000 in 2022, 2 lakh in 2021. Now inventories is also given 1,80,000 in 2022 and 1,40,000 in 2021. So these information is given. We have to calculate cash flow from operating activity from these details. So let's start it without wasting the time.
take a screenshot of this slide. Moving to the next slide. Cash flow from operating activities. Particulars. Here is the amount. Net flow. Sorry, it's net profit. Net profit before tax and extraordinary item. Extraordinary item. Net profit before tax and extraordinary item. हमें क्वेश्चन में सरप्लस गिवन था, तो हम 2022 का 3 लाख था, 2021 का 2 लाख था, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमारा आ जाएगा 1 लाख. आफ्टर दैट ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस. नॉन कैश एक्सपेंसेस में हमारे पास 2 गिवन थे, डेप्रीशिएशन और गुडविल अमोर्टाइजेशन. 2 अकाउंटिंग ईयर्स के बीच में जो गुडविल अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि गुडविल को रिटर्न ऑफ किया जा रहा है, दैट इज अमोर्टाइज्ड किया जा रहा है, क्योंकि गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है और जब उसकी वैल्यू फॉल होती है तो उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं. इसीलिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में उसको ऐड किया जाता है जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट की जाती है एज नॉन कैश आइटम. और यदि अमाउंट ऑफ गुडविल इंक्रीज होगी, इसका मतलब कि अमाउंट पे किया गया गुडविल को परचेज करते समय, तब उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो नहीं करेंगे, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में. तो यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंसेस में हम डेप्रीशिएशन जो कि गिवन है 20,000 और गुडविल अमोर्टाइजेशन जो कि है 40,000. गुडविल अमोर्टाइजेशन दैट इज 40,000. तो ये हम प्लस कर लेंगे, हमारी वैल्यू आएगी 1,60,000. 1,60,000 जो है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब उसमें हम जितनी भी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही होंगी या डिक्रीज हो रही होगी, करंट एसेट वो एड बैक होगी, और इंक्रीज होगी जो करंट एसेट वो माइनस होगी, क्योंकि चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग जब कभी भी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उसे प्लस करेंगे, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसे माइनस करेंगे, और करंट एसेट अगर इंक्रीज होगी तो माइनस करेंगे, करंट एसेट डिक्रीज होगी तो प्लस करेंगे. इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट. तो हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि हमारा आ रहा है 24,000, क्योंकि क्वेश्चन में जो आउटस्टैंडिंग रेंट था हमारा वो लास्ट ईयर 16,000 था, फिर उसके बाद 40,000 हो गया, तो 24,000 से इंक्रीज हुआ है. आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस भी हम 2,000 प्लस करेंगे. 1,60,000 में 1,60,000 में 24,000 प्लस किया, 2,000 प्लस किया, देन वी विल गेट 1,86,000.
1,86,000 लेस करेंगे बिल रिसीवेबल जो कि 40,000 है, उसके अलावा इन्वेंट्री वो भी लेस करेंगे। इन्वेंट्रीज भी सेम हमारा अमाउंट आ रहा है 40,000। 1,86,000 में 40,000 हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आया 1,06,000। 1,06,000 हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इस तरीके से हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट अगर आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया है, तो हमें उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना होता है। देन उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश इनकम, इनको डिस्कस करते हैं, इनको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद जो हमारा आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट आता है। आफ्टर दैट जो भी हमारा आंसर आता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। लास्ट में हम इनकम टैक्स पे कर देते हैं अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो इस तरीके से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, राइट। So without wasting the time, take a screenshot of this slide. Moving to the next slide by taking the another example. Again, we have to calculate cash flow from operating activity from the following information which is given here. Informations are, जो information हमें given है वो कुछ इस तरीके से given है। सरप्लस given है हमें 2022, 2021। 2022 में जो सरप्लस गिवन है दैट इज 1,10,000 एंड 1,20,000। Another information is trade receivables. Trade receivable is given 50,000 in 2022, 60,000, it's 62,000 in 2021. Next is outstanding rent. Outstanding rent is 24,000 in 2022 and in the year of 2021 it is 42,000 is given. Next, goodwill. $80,000 is given in 2022. 76,000 is given in 2021. Prepaid insurance. Prepaid insurance. 8,000 is given in 2022. 4,000 is given 2021. Next is trade payables. 26,000 is given in 2022. 38,000 is given in 2021. Here the information is given. Now we have to calculate cash flow from operating activities, right? So take a screenshot of this example. So सबसे ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम operating activities here particulars rupees सबसे पहले वी हैव टू नो नेट प्रॉफिट एंड लॉस। सो ओपनिंग हमें 120 दिया था, क्लोजिंग 110 दिया है, दैट मीन्स 10,000 का नेट लॉस है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे नेट लॉस।
1,10,000 माइनस 1,20,000, तो माइनस का 10,000 दैट इज लॉस। अब इसके अलावा किसी भी तरह का नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश इनकम नहीं गिवन, केवल हमें करंट एसेट एंड करंट इन्फॉर्मेशन गिवन है। मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो इनफ्लो है प्लस करेंगे, करंट लाइबिलिटी घटेगी तो आउटफ्लो है माइनस करेंगे। उसका अपोजिट करंट एसेट में होता है, करंट एसेट बढ़ेगी तो माइनस करेंगे, करंट एसेट घटेगी तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे थे कि ट्रेड रिसीवेबल जो था वो हमें गिवन था, हमारी करंट एसेट डिक्रीज हो रही थी 12,000 से, तो हम उसे ऐड करेंगे। तो हम ऐड करेंगे इसमें डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, वो था 12,000, तो 2,000 हमारा आया। अब इसमें हम लेस करेंगे हमारी करंट एसेट जो बढ़ रही है और डिक्रीज हो रही है जो करंट लाइबिलिटी। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमें प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन था। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज हुई है 4,000 से, तो वो हम उसको माइनस करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव गिवन आउटस्टैंडिंग रेंट, दिस इज द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग, तो हमें माइनस करना है, 18,000 से डिक्रीज हुई थी। नेक्स्ट ट्रेड पेबल, अगेन दिस इज द करंट लाइबिलिटी, ये भी डिक्रीज हुई है 12,000 से, तो दैट इज 12,000। तो इन तीनों को माइनस करना है, दैट इज 34,000 हमें माइनस करना है, तो 32,000 हमारा जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो इतना कैश यूज्ड हुआ हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 4,000 have been already paid for the purchase of intangible asset, that is goodwill, so it is not considered while computing cash flow from operating activity। उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जो फिक्स एसेट परचेज की गई है उसका कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसीलिए हम इसको किस में शो करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। तो इसीलिए 4,000 का जो गुडविल है वो यहाँ पे ट्रीट नहीं किया गया है। राइट, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। Now moving to the next question, take a screenshot of this slide. Now the another example is, again we have to calculate cash flow from operating activity. We have given some information given, some information is given. Net profit after tax and dividend is given, after tax and dividend is given, amount is, just a minute, $1,10,000. Now provision for tax 50,000 is given, dividend declared is given, which is approved by the shareholder during the year is 50,000 again. Depreciation is given, depreciation 20,000 is given. Loss on sale of plant is given, which is 10,000. Goodwill amortized is given, goodwill amortized value is 40,000. Gain on sale of land, gain on sale of land is given, that is again 40,000. Income tax paid is given, income tax paid, that is 50,000 is given.
income tax refund is given, that is 40,000 is given. Here some information is given. According to these information, we are calculating cash flow from operating activities. As you know the format, accordingly we have to follow, right? So let's take a screenshot of this question. Moving to the next one. Now we have to calculate cash flow from operating activities. We have to write in between of the topic cash flow from operating activities. Particulars, amount. Now net profit after tax and extraordinary item. That is 1,10,000. Now we have to add provision for tax, that is 50,000, and dividend declared, again that is 50,000. So total is 2,10,000 less refund of income tax, that is 40,000. So we'll get 1,70,000. This is net profit before tax and extraordinary item, राइट. अब उसके बाद हमें नॉन कैश इनकम एंड एक्सपेंसेस जो आइटम्स है नॉन कैश, उनको हमें ट्रीट करना है, राइट. सो आगे देखते हैं इसी में नीचे. $1,70,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आया, राइट. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, that was 1,70,000, राइट. अब इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम्स, that are depreciation, which is given 20,000. Goodwill amortized is given. Goodwill amortized, that is 40,000. Loss on sale of land. Loss on sale of land, that is 10,000 is given. सो इनका टोटल हुआ 70,000. ऐड करने के बाद हमारे पास आया 2,40,000, राइट. अब इसमें हमें लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में हमारे पास आएगा नॉन ऑपरेटिंग आइटम जिसमें आएगा गेन ऑन सेल ऑफ लैंड. गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, दैट इज 40,000. ये लेस होगा, सो विल गेट 2 लाख. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन. Cash generated from operations
ना लास्ट में लेस करेंगे हम इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, रिफंड वाला जो था वो 40,000 था, इनकम टैक्स पेड 50,000 था, तो वो आया हमारा 10,000, राइट। तो 1,90,000 इज दी 1,90,000 is the cash flow from operating activities. Cash flow from operating activities. By in these manner, we will be easily calculate cash flow from operating activities. We'll do some other question also, then after investing activities, financing activities, then full-fledged questions in my upcoming videos, right? So इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, प्रीवियस पार्ट को भी देखिए, इस वाली वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस कीजिए, कोई भी डाउट हो तो इस कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन वीडियोज़ से, ताकि आप क्वेश्चंस को कर सकें कि किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करना है, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।